आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर बाय विस्कोमीटर और विस्कोसिटी मेथड। किसी भी पॉलीमर का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना चाहें तो विस्कोमीटर से विस्कोसिटी मेथड से हम उस पॉलीमर का वेट मालूम कर सकते हैं। कुछ पॉलीमर्स का लाइट पॉलीमर होते हैं, कुछ हैवी पॉलीमर होते हैं। जो पॉलीमर लाइट होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जो पॉलीमर हैवी होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट हैवी होगा। लेकिन लाइट है तो कितना वेट है, अगर हैवी है तो कितना है, वो हम विस्कोसिटी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन सा नॉलेज मिलेगा, कौन सा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इन दो पॉइंट्स के बारे में। डिटरमाइन द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, के डिफरेंट कंसंट्रेशंस के पॉलीमर सॉल्यूशन अगर बने हों तो उसकी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट कंसंट्रेशन मीन फर्ज करें कि एक पॉलीमर है, आपने 2 मोलर बनाया है तो उसकी विस्कोसिटी फाइंड करेंगे। 3 मोलर है, उसकी अपनी विस्कोसिटी होगी। 5 मोलर है, डिफरेंट कंसंट्रेशन वेरी होने से, चेंज होने से उसकी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की वैल्यू डिफरेंट आएगी। डिटरमाइन द विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, कि वो पॉलीमर जिसका हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना चाहते हैं उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज विस्कोसिटी। Viscosity of a fluid is a measure of resistance to deformation at a given rate, कि एक स्पेसिफिक रेट पे जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो उस फ्लूइड फ्लो के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। फॉर a liquid it corresponds to informal concept of thickness. For example, syrup, मेडिसन सिरप हैज ए हायर विस्कोसिटी देन ए वाटर। कि अगर हम एक अपना विस्कोसिटी के बारे में एक फिजिकल कंसेप्ट बनाना चाहें तो वो हम याद रखना चाहेंगे थिकनेस। जो चीज जितनी थिक होगी, गाढ़ी होगी, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जो चीज जितनी थिन होगी उसकी विस्कोसिटी कम होगी। तो इसको समझने के लिए एक सिरप की एग्जांपल दी गई है, सिरप और वाटर। सिरप क्या, मेडिसिन सिरप। जब कोई बीमारी होती है तो जो हम मेडिकल स्टोर से सिरप लेते हैं ये वो वाली सिरप है। और वाटर, क्योंकि सिरप गाढ़ी होती है और वाटर जो है इतना गाढ़ा नहीं होता, वो फ्लूइडली फ्लो कर रहा होता है, इसलिए सिरप थिक है, थिकनेस ज्यादा है उसकी, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी और पानी की कम होगी। विस्कोसिटी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शो की है। ये हनी है। अगर आप हनी और वाटर को कंपेयर कर सकते हैं, हनी की मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होती है क्योंकि वो ज़्यादा थिक है, वो ज़्यादा विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। वाटर के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है, मोशन है, वो फ्लूइडली होती है, वो स्पीड से होती है और उसकी विस्कोसिटी कम है, बिकॉज वाटर इज लेस विस्कस देन हनी। वाटर क्या है, वो हनी से लेस विस्कस है, इसलिए उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम है, हनी की ज्यादा है। यहाँ पर इस डायग्राम में 3 डिफरेंट कंपाउंड दिखाए गए हैं और सबसे पहला कंपाउंड है, इसके मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो ज्यादा फास्ट है, फिर उससे कम है, और इस लास्ट वाले की सबसे कम है, जो कि विस्कोसिटी के कंसेप्ट को
एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन। ये उसी विस्कासिटी के बारे में ही बता रहा है कि विस्कासिटी का वर्ड बेसिकली लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और जो मीन विस्कस, विस्कस ग्लू, लैटिन लैंग्वेज में हम इसको विस्कस ग्लू कहते हैं, मेड फ्रॉम द हनी। डेफिनेशन, अगर हम विस्कोसिटी को और डिफरेंट वेज से एक्सप्लेन करना चाहें तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ए मेजर ऑफ इट रेजिस्टेंस टू ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन बाय shear स्ट्रेस एंड टेंसिल स्ट्रेस। तो जो ग्रेजुअल रेजिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे? विस्कोसिटी कहेंगे। आल्सो नोन एज इंटरनल फ्रैक्शंस ऑफ मूविंग फ्लूइड। इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि किसी भी फ्लूइड की मूवमेंट दरमियान जो इंटरनल फ्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। अगर हम विस्कोसिटी को एक और वे से समझना चाहें तो उसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप नहर के किनारे पे हैं या किसी दरिया के किनारे पे बैठे हैं तो आपको जो नहर का किनारा है या दरिया का किनारा है तो वहाँ पर आपको वाटर की जो स्पीड है वो कम नजर आएगी, फ्लो ऑफ वाटर है वो आपको स्लो नजर आएगा। लेकिन दरमियान में जो फ्लो ऑफ वाटर है वो आपको स्पीड से नजर आएगा, आपको महसूस होगा कि पानी बहुत स्पीड से जा रहा है। कहाँ पे? सेंटर में। लेकिन कॉर्नर पे क्या है कि वो वाटर मॉलिक्यूल या वाटर का फ्लो है वो स्लो है। इसकी रीजन क्या है? रीजन इसकी ये है कि जब पानी सेंटर में फ्लो कर रहा होता है तो सेंटर में जो उसकी विस्कोसिटी है या फ्रैक्शन हम कह दें, फ्रैक्शन वो बिटवीन द लेयर्स है, वाटर के लेयर्स के आपस में रेजिस्टेंस हो रही है। लेकिन जो कॉर्नर पे है, नहर के किनारे पे है या दरिया के किनारे पे है, तो वहां पर रेजिस्टेंस एक वाटर लेयर है और दूसरी है वो मिट्टी की लेयर होती है या सीमेंट की होती है या पत्थर की लेयर्स होती है। तो वहां पे फ्रिक्शंस ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ वहां पे जो वाटर का फ्लो है वहां वाटर का फ्लो स्लो होगा, कम होगा। सर ये पार्टिसिपेंट में डॉक्टर शिरनवर देखें ये कौन है? Required to move one layer of fluid in relation to another, के एक लेयर्स या दो लेयर्स के दरमियान अगर हम कंपेयर करें तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा उसे हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। शेयर रेट क्या है? इज ए मेजर ऑफ चेंज इन स्पीड एट विच इंटरमीडिएट लेयर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, दैट इज कॉल्ड शेयर रेट। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो जिससे विस्कोसिटी के कंसेप्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो विस्कोसिटी के डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट यूज होते हैं और उसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट है वो क्या है? पॉइस है, POISE। टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ विस्कोमीटर हैं जिससे हम विस्कोसिटी फाइंड कर सकते हैं। देयर आर द सेवरल टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर्स available, some for use to in laboratories and others used as portable viscosity testers। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ विस्कोमीटर हैं जैसे कि ओरिफिस विस्कोमीटर्स, कैपिलरी विस्कोमीटर, फॉलिंग पिस्टन विस्कोमीटर, रोटेशनल विस्कोमीटर्स, फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर एंड वाइब्रेशनल विस्कोमीटर। हर विस्कोमीटर दूसरे विस्कोमीटर से एक स्पेसिफिक डिजाइन की वजह से, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से वो डिफरेंट है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही? आ रही है सर। ओके।
तो ये आपका, आप थोड़ा सा होमवर्क करें कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ विस्कोमीटर हैं, आप इनकी जस्ट 2 to 3 लाइंस में आप डिस्क्राइब करें कि हर जो विस्कोमीटर है उसमें क्या ख़ास डिस्क्रिप्शन है कि जिसकी वजह से उसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये 6 विस्कोमीटर हैं, हर एक के बारे में 2-3 लाइंस डिस्क्राइब करें और हर एक का डायग्राम बना के आप इसको प्रैक्टिकल नोटबुक में रख देंगे, उसमें जो है वो मेंशन कर देंगे। जैसा कि अब इसको मैं जस्ट एक को एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि फॉलिंग पिस्टन विस्कोमीटर है, तो इसमें एक स्पेसिफिक पिस्टन होगा जो उसको उसमें वर्किंग करता है, तो उस जैसे है। तो इस तरह के आपने इंटरनेट से देख के आपने 2-3 हर विस्कोमीटर के लिए 2-3 सेंटेंस आपने वहां पे मेंशन करने हैं। अब इस मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, ये एक जनरल मेथड है कि जब भी हम किसी पॉलीमर की हम विस्कोसिटी मेजर करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एन ईटा वाई तो इज इक्वल टू ईटा डब्ल्यू इज इक्वल टू डी वाई, और टी जो है वाई है, डी डब्ल्यू है और टी डब्ल्यू है। इसमें ईटा क्या है, विस्कोसिटी है, और ये 2 ईटा हैं। जो ईटा डब्ल्यू है इट मीन विस्कोसिटी ऑफ वाटर है, ईटा वाई है वो विस्कोसिटी ऑफ टेस्टेड लिक्विड है, वो लिक्विड जिसकी हम विस्कोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि वही पॉलीमर जिसकी हम विस्कोसिटी फाइंड करना चाहते हैं। डी डब्ल्यू है डेंसिटी ऑफ वाटर, डी वाई डेंसिटी ऑफ टेस्टेड लिक्विड, और टी डब्ल्यू टाइम ऑफ रन ऑफ वाटर कि उस फ्लूइड ने फ्लो करने में कितना टाइम लगाया है, और टाइमिंग ऑफ रन ऑफ टेस्टेड लिक्विड कि उस जिस लिक्विड को या पॉलीमर को हम टेस्ट कर रहे हैं उसने कितना टाइम लगाया। तो ये एक स्पेसिफिक जनरल मेथड है कि आप इस मेथड से उसकी विस्कोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फिल द विस्कोमीटर विद liquid being examined through tube L to slightly above the mark G, using a long pipette to minimize wetting the tube above the mark. Place the tube vertically in water bath, and when it has attained the specified temperature, adjust the volume of liquid so that bottom of the meniscus settles at the mark G. Adjust the liquid to the point about 5 millimeter above mark E. After releasing pressure of suction, measure the time taken for bottom of the meniscus to fall from the top edge of mark E to top edge of mark F. In short, इसको मैं आपको शॉर्ट समरी डिस्क्राइब करना चाहता हूँ इस पैराग्राफ की, कि आप जहाँ से भी आप लिक्विड को स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक फ्लो करेंगे वो आप नोट करेंगे, और टाइम नोट करेंगे कि इस लिक्विड ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने में कितना टाइम लगाया है। ये विस्कोसिटी का जनरल फार्मूला है जो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं जो हमारा टास्क है। टास्क क्या है कि आपको कोई भी पॉलीमर गिवन है तो आपने उस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट मालूम कैसे करेंगे। तो ये एक मार्क साइंटिस्ट है, उसने एक इक्वेशन सजेस्ट की है, डिजाइन की है, ईटा इज इक्वल टू के एम ए, ये अल्फा है। अब ये जो ईटा आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कहते हैं हम। के क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, और एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है जो हम किसी पॉलीमर का मालूम करना चाहते हैं। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी आपको मालूम खुद करना होगी डिफरेंट इक्वेशन से। के कांस्टेंट है, ये भी गिवन होगा, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, ये भी गिवन होगा।
हर पॉलीमर का सॉल्यूशन जो बनाएंगे, जो भी पॉलीमर का सॉल्यूशन बनाएंगे, उस सॉल्यूशंस की एक स्पेसिफिक के की वैल्यू होगी और अल्फा की भी वैल्यू होगी, जो हर पॉलीमर सॉल्यूशंस की डिफरेंट होगी। वेयर ईटा इज अ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, एम क्या है इस मॉलिक्यूलर वेट, और अल्फा एंड के बोथ आर कांस्टेंट। अल्फा भी कांस्टेंट है और के भी क्या है, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर polymer solvent system. If we know the K and alpha values for a given polymer solution, the intrinsic viscosity and molecular weight can be calculated using using equations mentions above. तो इसमें अगर आपके पास K की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, तो उससे आप फाइंड कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है। ये एक टेबल गिवन है, पॉलीमर सॉल्वेंट सिस्टम है, और ये के की वैल्यू है, और साथ यूनिट मेंशन है कि जो के की वैल्यू होगी उसके साथ 10⁻³ ml पर ग्राम, ये कॉमन है, और आगे क्या है, अल्फा है। पहला है PMMA, ये एक काइंड ऑफ पॉलीमर है, और एसीटोन, यानी इस पॉलीमर को हमने एसीटोन में डिसॉल्व किया है और हमारे पास एक न्यू सॉल्यूशन बना है, और सॉल्यूशन किस चीज़ का है, वो पॉलीमर का है, जिसका हमने मॉलिक्यूलर वेट मालूम करना है। अब उसकी के की वैल्यू, ये स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होती है, 7.70 है, और अल्फा की वैल्यू क्या है, 0.70 है। अब इस जो कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, चाहे वो के की है या अल्फा की है, तो इससे की एक और एप्लीकेशंस भी है, और एप्लीकेशन ये है कि अगर आपके पास अननोन पॉलीमर है, पॉलीमर का सॉल्यूशन गिवन है आपको, तो उससे आप बता सकते हैं कि ये पॉलीमर सॉल्यूशंस कौन से पॉलीमर का है, कौन से सॉल्वेंट का है। सपोज आपको एक अननोन पॉलीमर सॉल्यूशन गिवन है, आपके पास जो के की वैल्यू है वो 7.70 आ रही है, अल्फा की वैल्यू 0.70 आ रही है, आपके पास ये स्टैंडर्ड टेबल बना होगा। अब जब वो वैल्यू आप उसकी मैच करेंगे, तो वो वैल्यू किसकी आएगी स्टैंडर्ड टेबल में, कि 7.70 किसकी है भाई, वो है PMMA पॉलीमर है, और सॉल्वेंट कौन सा है, एसीटोन है। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो सॉल्यूशन हमें पॉलीमर सॉल्यूशन हमें दिया गया था वो एसीटोन सॉल्वेंट है और PMMA पॉलीमर है। इसी तरह अल्फा की वैल्यू 0.70 आ जाए तो फिर भी कंफर्म आ जाएगा कि वो PMMA एसीटोन सिस्टम है। बाकी भी जो आपको नीचे वैल्यूज नज़र आ रही हैं, PMMA बेंजीन है, इसमें के की वैल्यू 5.20 है। रिमेंबर कि 5.20 है या 7.70 है, तो इसके साथ आपने ये 10⁻³ ml पर ग्राम, ये सबके साथ आएगी, ये सबके साथ कॉमन है। अल्फा की वैल्यू 0.70 है। PMMA टालवीन पॉलीमर वही है, जस्ट सॉल्वेंट चेंज होगी, ये सारे सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, तो उसकी वैल्यू 7.0 है, और अल्फा की वैल्यू 0.71 है। पोलीविनाइल एसीटेट एसीटोन, पोलीविनाइल एसीटेट ये पॉलीमर है, एसीटोन सॉल्वेंट है, तो उसमें डिजॉल्व करेंगे तो जो के की वैल्यू है वो 10.0 है, और अल्फा की वैल्यू 0.72 है। पोलीविनाइल एसीटेट बेंजीन, पोलीविनाइल एसीटेट ये एक पॉलीमर है, बेंजीन सॉल्वेंट है, जब डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, जस्ट लाइक हम शुगर्स को हम डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर, सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह जो पोलीविनाइल एसीटेट पॉलीमर है उसके बेंजीन में डालेंगे तो एक काइंड ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। इसकी वैल्यू के की वैल्यू 6.3 है, और अल्फा की वैल्यू 0.62 है। पोलीविनाइल एसीटेट एसीटोनाइट्राइल CH3
CN, दैट इज कॉल्ड एसीटोनाइट्रिल, एक सोल्यूशन सॉल्वेंट है, और उसको डिजोल्व करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा पॉलीमर का। K की वैल्यू 41.5 है और अल्फा की वैल्यू 0.62 है। अच्छा, जब जब भी किसी पॉलीमर का आप सोल्यूशन बनाएंगे तो आप सबसे पहले हम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। अगर हमें पहले से पता है कि ये पॉलीमर फलां सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है, फिर तो इशू नहीं है। अगर एक ऐसा सॉल्वेंट है कि आपको पता ही नहीं है, सॉरी ऐसा पॉलीमर है आपको पता ही नहीं है कि ये कौन सा सॉल्वेंट डिजोल्व है या नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट सॉल्वेंट्स को हम 3-4 बीकर्स में सेपरेट ले लेते हैं और हर बीकर में बारी बारी वो पॉलीमर की स्मॉल अमाउंट, ज्यादा अमाउंट नहीं, स्मॉल अमाउंट ऐड करते जाएंगे। तो जहां पर पॉलीमर डिजोल्व हो जाए तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये पॉलीमर इस सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा। सम टाइम ये भी पॉसिबल है कि आपने 10 सॉल्वेंट लिए हैं तो पॉलीमर एक सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, बाकी में डिजोल्व नहीं होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो 3-4 सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए, बाकी में डिजोल्व ना। वो डिपेंड करता है कौन सा पॉलीमर है, कौन सा सॉल्वेंट है। तो इस तरह आप हीट ट्रायल मेथड से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो आपको नहीं पता कि कौन सा सॉल्वेंट में डिजोल्व है, तो लैब के अंदर यही प्रोसीजर आप रिपीट कर सकते हैं कि उस सॉल्वेंट को चेक करने के लिए। एक मिस्टेक जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं कि जब वो किसी केमिकल को चेक करना चाहते हैं कि ये कौन से सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, तो वो 3-4 स्पून लेके और इकट्ठे उस सॉल्वेंट में डाल देते हैं, जो कि सम टाइम ऐसा होता है कि वो डिजोल्व नहीं होता, तो डेफिनेटली वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए थंब रूल ये है कि जब भी किसी केमिकल्स की आपने किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो आपने स्मॉल अमाउंट लेके और डिफरेंट सॉल्वेंट्स में आपने ऐड करना है, ताकि अगर सॉल्वेंट डिजोल्व ना भी हो तो उस केमिकल्स की अमाउंट वेस्ट ना हो। टर्म्स रिलेटेड टू विस्कोसिटी मेजरमेंट। विस्कोसिटी मेजरमेंट के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हैं विस्कोसिटी को समझने के लिए। पहला है रिलेटिव विस्कोसिटी, इस ईटा विस्कोसिटी, ईटा नॉट। ये दो चीज़ों की विस्कोसिटी है। जो ईटा फर्ज करें कि आप वाटर से कंपेयर कर रहे हैं तो ईटा जो है वो वाटर की है, ईटा नॉट जो है उस पॉलीमर सॉल्यूशंस की है जिसकी हम फाइंड करना चाहते हैं, जो कि अननोन हमारे पास है। तो टी टाइम फ्लो टाइम है, टी नॉट क्या है, फ्लो टाइम है। टी नॉट नोन का है और टी नॉट क्या है, वो अननोन का है जो हम फाइंड करना चाहते हैं। फर्स्ट करें कि पॉलीमर सॉल्यूशंस का आप फ्लो टाइम फाइंड करना चाहते हैं तो वो टी नॉट होगा। एंड पे लिखा है ईटा आर। ईटा क्या है, विस्कोसिटी है, आर मीन रिलेटिव, रिलेटिव विस्कोसिटी। ये रिलेटिव विस्कोसिटी का फार्मूला है। आप इससे फाइंड करें जो वैल्यू आएगी वो रिलेटिव विस्कोसिटी होगी, इससे फाइंड करें वो भी रिलेटिव विस्कोसिटी की वैल्यू आएगी। स्पेसिफिक विस्कोसिटी ईटा माइनस ईटा नॉट ओवर ईटा नॉट इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट ओवर टी नॉट इज इक्वल टू ईटा आर माइनस 1 इज इक्वल टू ईटा एस पी। ईटा विस्कोसिटी, एस पी क्या है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी। एस पी यहाँ पे जो वर्ड है वो स्पेसिफिक विस्कोसिटी को शो कर रहा है। स्पेसिफिक विस्कोसिटी आप पहले फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अगर आपको पास रिलेटिव विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन है तो जस्ट -1 करें तो जो रिजल्ट आएगा वो स्पेसिफिक विस्कोसिटी का आएगा। एक न्यूमेरिकल गिवन है आपको, उसमें जस्ट रिलेटिव विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन है और क्वेश्चन है कि फाइंड द स्पेसिफिक विस्कोसिटी। तो आप डायरेक्ट ये लास्ट वाला फार्मूला लगा दें तो इनकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास स्पेसिफिक विस्कोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। रिड्यूस विस्कोसिटी, रिड्यूस विस्कोसिटी ईटा विस्कोसिटी, आर डी मीन रिड्यूस विस्कोसिटी, उसका फार्मूला है एनएसपी ओवर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एनएसपी, ईटा एसपी तक का तो पता है हमें कि ये स्पेसिफिक विस्कोसिटी है। सी क्या है, कंसंट्रेशन है। ये कंसंट्रेशन किस चीज की है,
ये उस पॉलीमर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है जिसका आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना चाह रहे हैं। फर्ज करें कि आपके पास पॉलीमर है PMMA पॉलीमर है, आप उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन 2 मोलर है तो 2 लिखेंगे, 3 मोलर है तो 3, 5 मोलर है तो 5। जो जिस कंसंट्रेशन का आप सॉल्यूशन बनाएंगे वही कंसंट्रेशन आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि ये इसकी क्या है कंसंट्रेशन है। तो ये ईटा आर ई टी। इनहेरेंट विस्कोसिटी, इनहेरेंट विस्कोसिटी क्या है? नेचुरल लॉग ईटा आर, रिड्यू रिलेटिव विस्कोसिटी की जितनी वैल्यू होगी उसका नेचुरल लॉग लेंगे और कंसंट्रेशन ये उस पॉलीमर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है जो आपने किसी सॉल्वेंट में बनाया है इज इक्वल टू ईटा इन एच, इनहेरेंट विस्कोसिटी। लास्ट है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी क्या है? ईटा एस पी स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, और C20 क्या है कि कंसंट्रेशन 0 पे अगर हो तो विस्कोसिटी कितनी होगी। ये हम ग्राफ से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी कि ये C20 का क्या मतलब है। is also is equal to natural log relative viscosity over C20, या आप स्पेसिफिक विस्कोसिटी की वैल्यू को कंसंट्रेशन पे डिवाइड करें या नेचुरल लॉग रिलेटिव विस्कोसिटी का नेचुरल लॉग लेके उसको कंसंट्रेशन पे डिवाइड करें तो जो विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी? ईटा। यहाँ पे देखें सिर्फ ईटा लिखा हुआ है, आप ऊपर में देखें तो यहाँ पे ईटा इनहेरिटेंस इनहेरिट विस्कोसिटी, ईटा RED रिड्यूस विस्कोसिटी, ईटा SP स्पेसिफिक विस्कोसिटी और ईटा R रिलेटिव विस्कोसिटी। यहाँ पे कोई चीज मेंशन नहीं है तो ये इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ही हमने फाइंड करनी है। मैं दोबारा आपको इक्वेशन शो कर रहा हूँ कि ये विस्कोसिटी जो स्क्रीन पे नजर आ रही है ये इनहेरेंट विस्कोसिटी है, ये मालूम होगी। ये के अल्फा हमें टेबल से मालूम होगा तो हम M फाइंड कर लेंगे। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड नहीं कर सकते। अब ये एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, कंसंट्रेशन ऑन द एक्स एक्सिस और इनहेरेंट और रिड्यूस्ड विस्कोसिटी ऑन द वाई एक्सिस फॉर मेजरिंग द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। हमारा टास्क ये है, हमने वो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी फाइंड करनी है ऑफ पॉलीमर सैंपल सॉल्यूशंस ऑफ नोन कंसंट्रेशन आर प्रिपेयर्ड। आपने जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए। द फ्लो टाइम ऑफ सॉल्वेंट T0 and the solutions T are measured using viscous meter। तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लें कि जो T है वो सॉल्यूशन के लिए यूज हो रहा है। करेक्शन कर लें कि T जो है वो सॉल्यूशंस के लिए होगा, पॉलीमर सॉल्यूशंस के लिए। जो सिर्फ सॉल्वेंट होगा वो T0 होगा। फर्ज करें कि PMMA को हमने एस्टोन में ऐड किया है तो एस्टोन के लिए T0 होगा। जो सिर्फ एस्टोन का फ्लो टाइम होगा हम अलग से मालूम करेंगे, वो T0 होगा। और जो पॉलीमर के सॉल्यूशंस का होगा वो सिर्फ T होगा। तो ये क्वेश्चन कर लें आप। आर measured using viscometer, double extrapolations of plots of reduced viscosity against concentration and inherent viscosity against concentration is plotted by calculating the corresponding reduced viscosity and inherent viscosity. Intrinsic viscosity is given by the common ordinate intercept of these graph। ये दो ग्राफ बनाए गए हैं। सबसे पहले आपने उस सॉल्यूशंस के डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाने हैं। फर्ज करें कि जो पहला कंसंट्रेशन है वो 0 है, बस सिर्फ सॉल्वेंट है, आपने कोई पॉलीमर ऐड नहीं किया। सेकंड जो है वो 0.002 ग्राम पर ml के हिसाब से बनाना है। तीसरा सोल्यूशन 0.004 के हिसाब से, चौथा सोल्यूशन 0.006, नेक्स्ट 0.008, नेक्स्ट 0.01,
नेक्स्ट 0.012, ये डिफरेंट कंसेशंस के आपने सोल्यूशन बनाने हैं और हर एक को आपने लेबल लाजमी करना है। लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम आपके पास बीकर आगे आपने एक लाइन में लगाया हुआ है, लेबल नहीं किया, बीकर थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो आपको नहीं पता होगा कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो किस कंसंट्रेशंस का है। अच्छा, तो ये रेड वाला जो लाइन है ये कौन सी विस्कोसिटी का ग्राफ है, ये कौन सी विस्कोसिटी का ग्राफ है। तो ये जो ब्लू है इनहेरेंट विस्कोसिटी का है और रेड जो है वो रिड्यूस विस्कोसिटी का। इनहेरेंट विस्कोसिटी ब्लू है। अब फर्ज करें कि आपने एक आपके पास वो पॉलीमर का सॉल्यूशन है, उसकी कंसेंट्रेशन क्या है 0.008 है, तो विस्कोसिटी की वैल्यू यहाँ पे मैच कर रही है। उसकी कंसेंट्रेशन जो है अगर यहाँ पे आ रही है 0.01 पे आ रही है तो इसकी वैल्यू जो है आप विस्कोसिटी की यहाँ पे देख सकते हैं। अब ब्लू ग्राफ कौन सी विस्कोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं, इनहेरेंट, और रेड क्या है, रिड्यूस्ड। अब दोनों को आपने एक्स्ट्रापुलेट करना है। एक्स्ट्रापुलेट का क्या मतलब है कि जब एक ग्राफ एक खास पैटर्न से बन रहा है, आपने उसके जो जिस पैटर्न से ग्राफ बन रहा है और ग्राफ स्टॉप हो गया है, तो आपने उस ग्राफ को आगे डार्ट डार्ट लगा के बढ़ा सकते हैं उसी पैटर्न के हिसाब से जिस तरह वो पहले पैटर्न आ रहा है। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापुलेट। एक्स्ट्रापुलेट को अगर मजीद आसानी से मैं समझाना चाहूँ तो वो इस तरह है, फर्ज करें कि एक ग्राफ बन रहा है, वो उसका रिलेशनशिप लीनियर है, यानी एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ेगी तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ फर्ज करें कि एक जगह पे रुक गया है, अब आप उसको एक्स्ट्रापुलेट कैसे करेंगे कि उसी ग्राफ के आगे डॉट डॉट लगाएंगे, लेकिन आप लीनियर डॉट डॉट लगाएंगे। क्यों? आपने पिछले पैटर्न को फॉलो करना है, तो इसका हम कहते हैं एक्स्ट्रापुलेट। अब यहाँ पे ये रेड ग्राफ खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये ब्लू ग्राफ भी खत्म हो रहा है। अब यहाँ से आगे आप डॉट डॉट लगा के और आगे इसको इस ग्राफ तक लेके आएंगे, इस वाई एक्सिस पे। ब्लू को भी डॉट डॉट लगा के आप यहाँ बढ़ा के आप इस वाई एक्सिस की लाइन पे लेके आएंगे। तो जो पिछले पैटर्न के हिसाब से उस ग्राफ को जब आप डॉट डॉट लगा के बढ़ा रहे हैं, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रापुलेट ऑफ ग्राफ। तो इसको ये देखें, जो रिड्यूस्ड है इसका ये फार्मूला है, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी के ये फार्मूला को एक्स्ट्रापुलेट करेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रापुलेट नहीं हो गया, लेकिन वो समझाने के लिए कि ये दोनों लाइनें ऐसे कट करेंगी और इनहेरेंट विस्कोसिटी की लाइन यहाँ पे कट करेगी। जिस लाइन पर वाई एक्सिस पे ये दोनों ग्राफ कट करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू होगी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की। दोबारा सुन लें कि एक हमारे पास रेड ग्राफ है और दूसरा ग्रीन ब्लू है, ये रिड्यूस विस्कोसिटी का, इनहेरेंट विस्कोसिटी का। ये दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पर इस लाइन पे कट करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू होगी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की। फर्ज करें कि आई थिंक ये रेड को मैं एक्स्ट्रापुलेट करूं और ब्लू को भी मैं एक्स्ट्रापुलेट करूं, तो ये आई थिंक ये वैल्यू 80 और 60 के दरमियान में आएगी। जहां भी आएगी वो वैल्यू होगी इनहेरेंट विस्कोसिटी। इनहेरेंट विस्कोसिटी क्या है? वो ये वैल्यू है जो हम फाइंड करना चाहते हैं। अब इनहेरेंट विस्कोसिटी आ जाएगी कि अल्फा आप टेबल से देख लें, स्टैंडर्ड टेबल होगा, और सॉरी के आप टेबल से देख लें। अल्फा ये भी एक स्टैंडर्ड टेबल है, नेट पे गिवन है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये एम उस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट मालूम करेंगे जो हमें गिवन होगा। फर्ज करें कि तो आपने क्या करना है कि जस्ट आपने एक इंटरनेट से कोई भी डाटा ले लें और उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपने ये पॉलीमर का वेट फाइंड करना है आपने। फर्ज करें कि वो PMMA पॉलीमर है, जो भी पॉलीमर है, तो उसी का डाटा होगा और उस डाटा से रिलेटेड आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? सिंपल पेपर पर नहीं बनाएंगे, बल्कि जो ग्राफ पेपर होता है उसी पे ही आप ग्राफ बनाएंगे और दोनों का वो जो इंटरसेप्ट होगा वहाँ पे आप इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो ग्राफ
डाटा को ग्राफ पेपर पर ड्रा करें और ग्राफ को आपने नोटबुक के साथ अटैच भी करना है। और दूसरी बात है कि जो डाटा आप जिस सोर्स से ले रहे हैं, फर्स्ट करें आप इंटरनेट से ले रहे हैं, किसी आर्टिकल से ले रहे हैं, किसी वेबसाइट से ले रहे हैं, वो रेफरेंस भी मेंशन करना है कि ये डाटा हमने फलां वेबसाइट से लिया है, फलां जो है आर्टिकल से लिया है, वो लाजमी मेंशन करना है एज रेफरेंस, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि आपने ये डाटा आपने कैसे सॉल्व किया है। तो ये आपका जो है वो होमवर्क है।